विषय इतिहास और राजनीति शास्त्र। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बच्चों, आज हम राजनीति शास्त्र का छठा पाठ अंतरराष्ट्रीय समस्या नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं विषय शिक्षक अमर यादव, जोगलेकरवाड़ी मनपा माध्यमिक शाला। बच्चों, पिछले अध्याय में हमने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में प्रभुत्व संपन्न राज्य भारत की विदेश नीति तथा भारत की सुरक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया। इसके पहले जो पाठ आप लोग पढ़े होंगे उसमें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के जो प्रभुत्व संपन्न राज्य थे वो और भारत की विदेश नीति, भारत की सुरक्षा व्यवस्था, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य हमने इसके पहले वाले पाठ में पढ़ा। इस अध्याय में बच्चों हम अंतरराष्ट्रीय समस्या का अध्ययन करेंगे। जो अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं बच्चों, कोई भी समस्या जब एक देश से शुरू होकर विश्व के सभी देशों को ऊपर आ जाती है तो उसे अंतरराष्ट्रीय समस्या कहते हैं। फॉर उदाहरण बच्चों, वर्तमान समय में जो हालात पूरे विश्व का है आप सभी जानते हैं। हम सब आज विगत 2 वर्षों से, 1.5 वर्षों से देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में घेरे हुई है। पूरा विश्व जूझ रहा है इससे। इसी तरह की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय समस्या कहते हैं। अब इन समस्याओं के अंतर्गत और भी समस्याएं हैं। आतंकवाद भी एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो ऐसी समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय समस्या कहते हैं जिससे पूरा विश्व त्रस्त हो, जो पूरे विश्व को त्रस्त कर दे। ऐसी समस्या को अंतरराष्ट्रीय समस्या कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए सभी राष्ट्रों द्वारा एकत्रित प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जब पूरे विश्व की समस्या एक हो जाती है तो पूरे विश्व को मिलकर एक साथ लड़ना पड़ता है। पूरे विश्व को मिलकर उस समस्या को दूर करना होता है, तब जाकर ऐसी समस्याएं हल होती हैं। कोई एक राष्ट्र, कोई एक देश जो है इस समस्या हल, ऐसी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। सभी को एकत्रित होकर आना पड़ता है। इस पाठ में हम मानवाधिकार, पर्यावरण और आतंकवाद संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ शरणार्थियों की भी अंतरराष्ट्रीय समस्या जो है अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले रही है, अतः हम उन पर भी विचार करेंगे। मानवाधिकार बच्चों,
मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार की अवधारणा, जैसा कि आप सब स्क्रीन देख रहे हैं कि मानवाधिकार मूल्य रूप से वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को इंसान होने के कारण मिलते हैं। मानवाधिकार मानदंडों का एक समूह है जो व्यवहार के कुछ मानकों को चित्रित करता है। मानवाधिकार मूल रूप से जिंदगी जीने, आजादी और निजी सुरक्षा का अधिकार इत्यादि, जिसमें सभी को समानता का अधिकार समान रूप से दिया गया है। मानवाधिकार में प्रत्येक व्यक्ति अपना लिंग, जाति, धर्म, संस्कृति, सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना हकदार है। ये वो मानव दंड है जो मानव व्यवहार के कुछ मानकों का वर्णन करते हैं और कानून द्वारा संरक्षित है। मानव अधिकारों में दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: नागरिक और राजनीतिक अधिकार। मानवाधिकारों को दुरुपयोग की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति की स्थापना की गई। मानवाधिकार व्यक्तियों के मौलिक अधिकार है। मानवाधिकार सार्वभौमिक है। जो लोग बिना किसी शर्त के मानवाधिकार के हकदार हैं। एलेनोर रूजवेल्ट मानवाधिकारों के प्रणेता थे। मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अपनाया गया। कुछ राष्ट्र मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है। मानवाधिकारों के जिनेवा सम्मेलनों में मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। मानवाधिकारों में सरल और जटिल दोनों प्रकार के मुद्दे शामिल हैं। मानवाधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा है। बच्चों, ये था मानवाधिकार क्या है, उसकी अवधारणा क्या है। आप देखो बच्चों, मनुष्य को यह समझना जरूरी है कि सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का विकास वास्तव में एक चमत्कार है। मनुष्य ने हमेशा समूह में रहने की प्राथमिकता दी है। आदम के जमाने से मनुष्य समूह में रहा है। इससे वह सुरक्षित महसूस करता था और जंगली जानवरों से खुद को बचाता था। यह एक ऐसा मानवीय व्यवहार है जो समय के साथ साथ कभी नहीं बदलता। लोग अभी भी सामाजिकता से प्यार करते हैं। समाज, परिवार और संस्कृति मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आदमी के लिए अकेला रहना संभव नहीं है। मनुष्य हमेशा से एक सामाजिक पशु रहा है। आदमी की परवरिश पर संस्कृति का बड़ा प्रभाव होता है। तो एक छोटा सा प्रकाश जो है मैं मनुष्य के बारे में, सामाजिक प्राणी इसके बारे में बताया। उसके बाद उसके प्रति जो अधिकार हैं हम उसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, यह जो मानवाधिकार की अवधारणा का उदय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में दिखाई देता है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि मनुष्य, जैसा कभी हमने पढ़ा, एक सामाजिक प्राणी है।
और मनुष्य को एक प्राकृतिक अधिकार मिला हुआ है, अर्थात मनुष्य के रूप में जन्म लेने पे जो अधिकार प्राप्त होता है वह अधिकार अर्थात मानवाधिकार इसे प्राप्त है। अमेरिका तथा फ्रांस की राज्य क्रांति के समय स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय जैसे मानवाधिकारों का समर्थन किया गया था। इन अधिकारों की आपूर्ति के लिए लोकतांत्रिक शासन का होना आवश्यक है। इस विचार को बल मिला। उसके बाद के समय में यूरोप में अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और संविधान को स्वीकार किया। कहने का अर्थ क्या है कि इसे सभी देशों ने स्वीकार किया। उसके बाद लोकतंत्र को भी अनेक राष्ट्रों ने स्वीकार किया और उसकी शासन प्रणाली और संविधान को भी स्वीकार किया गया। इससे शासन के अधिकार सीमित हो गए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी गई। तो मानवाधिकार के अंतर्गत मनुष्य को विश्व विरासत जो प्राकृतिक और मनुष्य के हित से संबंधित सारे अधिकारों को दिया गया है। इसे मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार का जो तात्पर्य इस किताब में दिया गया है बच्चों, उसे आप लोग याद रखेंगे। अब अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार अवधारणा का उदय। मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चों। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है। शांति हो, सद्भावना हो, भाईचारा हो, फिर धरा पर हो सुधामय प्रेम धारा हो, इस तरह से मानवाधिकार को प्रेरित करते हैं। यह संदेश जन जन तक पहुंचाए और अपने मौलिक अधिकारों को समझे। अब मानवाधिकार और भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना हुआ है जो समय समय पर सभी समस्याओं को हल करने के लिए तैयार रहता है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार की अवधारणा। अब देखो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र स्थापना की हो जाने पर मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसे याद रखना है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह घोषणा पत्र बहुमत से पारित किया गया। 10 दिसंबर 1948 के दिन जो संयुक्त राष्ट्र की आम सभा हुई उसमें इसे बहुमत के साथ पारित किया गया। इसके बाद वर्ष 1966 में नागरिक और राजनैतिक अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय समझौता तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का समझौता है। इन दो समझौतों को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने मान्यता दी। ये दोनों समझौते अंतरराष्ट्रीय कानून के भाग हैं।
इन समझौतों का पालन करना सदस्य राष्ट्रों के लिए अनिवार्य है। मानवाधिकार में जीने का अधिकार, अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, इन प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है। ये अधिकार मौलिक होते हैं। ये अधिकार सभी को प्राप्त हो, यह देखना राज्य का दायित्व होता है। राज्य सरकार का दायित्व होता है कि अनाज, वस्त्र और आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य यह सभी तक पहुंचे। उसके बाद बच्चों, शीत युद्ध के काल में मानवाधिकार का प्रश्न अनेक बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में प्रस्तुत किया गया। अफ्रीका का वर्ण द्वेष मानवाधिकार विरोधी है, जहां पर काले और गोरे का भेद है। तो मानवाधिकार इस बात को मानता नहीं है। मानवाधिकार किसी भी भेदभाव को मानता नहीं, सभी समान है। परंतु अफ्रीका में यह वर्ण द्वेष, काले और गोरे का वर्ण द्वेष है, मानवाधिकार जो है उसका विरोधी है। इसलिए वर्ण द्वेषी शासनों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। उपनिवेशों की को स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था का आग्रह, ये उसी के कुछ उदाहरण कहे जा सकते हैं। उसके बाद बच्चों, आधुनिक काल में वंशवाद, सीमावाद, आतंकवाद जैसी समस्याओं के कारण मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ये विकट समस्याएं हैं सभी, जैसे सामने जैसे आतंकवाद हुआ, तो आधुनिक काल में ये समस्याएं जो है वह मानवाधिकारों का हनन कर रही है। मानवाधिकार को कम कर रही है। साथ ही अनेक वैश्विक प्रश्न जैसे संक्रामक रोग, जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोरोना भी एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर का संक्रामक रोग है। उसी तरह पर्यावरण के लिए खतरा, विश्व स्तर पर भी पर्यावरण का खतरा रहता है। उसके साथ प्राकृतिक आपदा के कारण मानवाधिकारों की अवधारणा भी अब अधिक व्यापक हो गई है। मतलब यह समस्याएं जो हैं वह मानवाधिकारों की अवधारणा को व्यापक बनाती है, व्यापक स्तर पर बनाती है, और पूरा विश्व जो है इस मानवाधिकार की अवधारणा को पूरी तरह से समझा है। और इसलिए सभी विश्व मिलकर एक दूसरे की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार है। पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास का भी समावेश मानवाधिकारों में किया गया है। अर्थात पर्यावरण का संरक्षण और उसके साथ साथ उसका शाश्वत जो विकास होता है वह भी मानवाधिकार की अवधारणा में शामिल किया गया। तो विश्व स्तर पर बड़े संक्रामक रोग और विश्व स्तर पर प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं और पर्यावरण संरक्षण, यह सब मानवाधिकार में सम्मिलित है। मानवाधिकारों में जीने का अधिकार, अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा
तथा स्वास्थ्य इन प्रमुख अधिकारों का समावेश होता है, जिसकी चर्चा हम लोग इसके पहले किए। तो उसके साथ साथ बड़े बड़े संक्रामक रोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पर्यावरण का संरक्षण, ये सब मानव अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित किया गया। बच्चों, आपकी एक बात बताना चाहता हूं कि मानवाधिकार के घोषणा पत्र में कुल 30 धाराएं हैं। जो मानवाधिकार का घोषणा पत्र है उसमें 30 धाराएं हैं। इस घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्रता संबंधित धाराएं हैं। उसी प्रकार रोजगार का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, आर्थिक अधिकारों का प्रावधान भी है। सभी सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों को मानवाधिकार दे, यह अपेक्षा की जाती है। मानवाधिकार के घोषणा पत्र की तरह ही बालकों के अधिकारों का घोषणा पत्र 20 नवंबर 1959 को प्रसारित किया गया। उसके बाद आता है बच्चों मानवाधिकार और भारत। मानवाधिकार और भारत। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है। अब भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों का स्थान दिया गया है। इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारा जो संविधान है भारत का, उसमें मानवाधिकारों को मौलिक स्थान दिया गया है। वह सबके लिए है, सबका है, मौलिक है। यह अधिकार सबको प्राप्त हो, ऐसे भारत के संविधान में लिखा गया है। अब संविधान के मौलिक अधिकार के साथ ही उसमें कमजोर वर्ग, मसलन महिला, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर है। और 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून बनाया गया। सभी बच्चे ध्यान देंगे, वर्ष 1993 में मानवाधिकार सुरक्षा कानून भारत में बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित किए गए। इसके आधार पे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। मानवाधिकार का हनन होने पर उससे संबंधित शिकायत पर ध्यान देने तथा उस संबंध में उचित कार्रवाई करना मानवाधिकार आयोग का दायित्व होता है। अर्थात इस तरह के जो कंप्लेंट्स आते हैं उस पे कार्रवाई करना मानवाधिकार का काम है। उसके साथ बच्चों कुछ समस्याएं हमारे सामने आती हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ कुछ समस्याएं दी गई है, उनका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय 2 गुटों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, फिर सार्वजनिक असुरक्षता, आतंकवाद, मानवाधिकार हनन, अर्थव्यवस्था का निजीकरण, गरीबी, निरक्षरता अर्थात अशिक्षा, सार्वजनिक परिवहन जाम, ओजोन की परत पतली होना, आंतरिक मतभेद। ये भी
समस्याएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, उनका काम है ऐसी समस्याओं से निपटना, ऐसी समस्याओं से निपटकर उसे दूर करना। अगला टॉपिक आता है बच्चों पर्यावरण। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यावरण। इसे सुरक्षित रखना, बचाना पर्यावरण सभी नागरिक का धर्म होता है। आज ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल की जाती है कि मनुष्य जीवन के लिए पर्यावरण बहुत जरूरी है, पर्यावरण की रक्षा करना। अब वर्तमान काल में मानवाधिकार की अवधारणा बहुत बड़ी हो गई है, बहुत व्यापक हो गई है, और ऐसा माना जाता है कि सुरक्षित पर्यावरण एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए। ये पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो प्राकृतिक चीजें सुरक्षित नहीं है, और प्रकृति से होने वाले जो लाभ हैं वह भी हमें नहीं मिल पाएंगे। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1970 में पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता और आवश्यकता प्रस्तुत की गई थी। और उसके बाद औद्योगिकीकरण बढ़ता गया, और बढ़ते औद्योगिकीकरण और ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता के कारण पर्यावरण में खतरा निर्माण हो रहा है, ऐसा पर्यावरण विशेषज्ञों का मत था। जो औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है और ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ रही है, इससे हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित नहीं है, खतरे में है। फिर 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया है। जो पर्यावरण विशेषज्ञ थे जिनका मत था कि औद्योगिकीकरण और बढ़ती ऊर्जा के कारण पर्यावरण खतरे में है, तो उन कार्यकर्ताओं ने 22 अप्रैल 1970 को प्रथम वसुंधरा दिवस मनाया। खेतों में बड़ी मात्रा में उपयोग में लाई जाने वाली रासायनिक खादें, कीटनाशक औषधियां, वाहनों के कारण उत्पन्न होने वाला ध्वनि प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा भट्टियों से होने वाला किरोसिगर, जो जिसको हम लोग रे बोलते हैं, रेस, तेल रिसाव, रासायनिक गैसों का रिसाव आदि के कारण पर्यावरण असुरक्षित बनता है और विभिन्न समस्याओं का निर्माण होता है। इस अनुभूति में पर्यावरण सुरक्षा का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने लगा। वर्ष 1970 के बाद 1970 के बाद वैश्वीकरण की बाढ़ आने पर राष्ट्रों का परस्परावलंबन बढ़ गया, अर्थात एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अवलंबित हुए। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की सहायता करने के लिए तत्पर हुए, और उस कारण पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए राष्ट्रों को आपसी सहयोग की आवश्यकता निर्माण हुई।
वातावरण प्रदूषित होने तथा तेल या गैस का रिसाव होने के कारण पर्यावरण के लिए निर्माण होने वाला खतरा राष्ट्र तक सीमित नहीं रहता। उसके परिणाम भी दीर्घकालीन होते हैं। अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु उपाय योजना करने के लिए राष्ट्रों को एकत्रित होकर सहमति और सहयोग से कार्य करना होगा। इसलिए बच्चों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पेड़ लगाओ, पृथ्वी बचाओ, पेड़ लगाओ, देश बचाओ, पेड़ लगाओ, खुद को बचाओ। ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। अब ये सब ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण के स्तर की बातें हैं जो सभी देशों को मिलकर इसे दूर करना पड़ा और सब मिलकर इससे लड़े, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया। जैसे कि हम दिया गया है, पूरा विश्व जो है वह एक साथ है, इसे हम बोल दिया। एक यहाँ पे और बात मैं बताना चाहता हूँ, इस पाठ के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटित हुआ, इन सबको वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन जब हुआ तब अधिक से अधिक यह प्रक्रियाएं चालू हुई। अभी देखो वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है, जिसमें व्यापार, सेवा या तकनीकों को पूरे संसार में विस्तृत किया जाता है। आमतौर पर यह व्यापार, तकनीकी कारोबार आदि का वैश्वीकरण करता है। वैश्वीकरण ने समाज के लोगों की जीवन शैली के स्तर को बड़े स्तर पर बदलाव किया है। यह विकसित राष्ट्रों के विकसित होने के बहुत ही अवसर प्रदान करता है। वैश्वीकरण था ग्लोबलाइजेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैश्वीकरण सकारात्मक और नकारात्मक रूप में संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक विकास, समृद्धि आदि को प्रभावित करता है। वैश्वीकरण के कारण उत्पादनों, सेवाओं आदि की गुणवत्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन में तेजी का कारण लोगों की मांग, मुक्त व्यापार, विश्व भर में बाजारों को स्वीकृति, नई तकनीकियों, विज्ञान में शोध आदि। इसके कारण समान दवाइयां, स्वास्थ्य को नियमित करने वाले विद्युत मशीन आदि उपलब्ध हो सके। वैश्वीकरण ने अपराध, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, आतंकवाद आदि को बढ़ावा दिया है। तो हमने देखा ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण, पूरे भूमंडलीकरण जिसको कहते हैं, भूमंडलीकरण अर्थात पूरे विश्व में उस चीज का लागू होना। तो इस तरह से बच्चों, ये अंतरराष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम सभी राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करके, एक दूसरे के साथ खड़े रहकर ऐसी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। अब इस तरह से जो समस्याएं जब जब भी आई, पूरा विश्व जो है मिलकर इन समस्याओं से लड़ा। यह सब कब हुआ? जब पूरे विश्व में ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ। उसके बाद ऐसी समस्याएं लोगों के सामने जब भी आई, किसी भी राष्ट्र, किसी देश सामने, तो सबने मिलकर सहयोग किया, सब मिलकर उससे लड़े। ऐसी समस्याओं को लड़ना, ऐसी समस्याओं को दूर करना कैसे पॉसिबल हो? वैश्वीकरण के कारण।
जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद से व्यापार से लेकर सभी समस्याएं, जो प्राकृतिक समस्याएं हैं चाहे व्यापारिक समस्याएं हैं, उन सब से लड़ने की शुरुआत की गई। बच्चों, हमारा यहाँ पे इस पाठ के 3 टॉपिक हमने पढ़ा। मानवाधिकार, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकारों की अवधारणा का उदय, फिर मानवाधिकार और भारत और पर्यावरण। अभी इसमें से आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। मेरी आवाज जा रही है? किसी कुछ पूछना है किसी छात्र को तो वह पूछ सकता है। कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हेलो, कोई छात्र इस पाठ से संबंधित जो भी हमने अध्ययन किया, मानवाधिकार के बारे में, पर्यावरण के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी समस्याएं थी उसके बारे में, और 1990 के बाद वैश्वीकरण जो हुआ इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वह पूछ सकता है। कोई भी छात्र इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न जो समझ में आया हो, कुछ रह गया हो, आप पूछ सकते हैं। कोई छात्र इससे संबंधित कोई प्रश्न कोई बच्चा पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। हमने मानवाधिकार की अवधारणा को पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में मानवाधिकार की अवधारणा का उदय, इसका भी हमने अध्ययन किया। मानवाधिकार और भारत, और सबसे महत्वपूर्ण बात हमने पर्यावरण के बारे में भी अध्ययन किया। तो इससे संबंधित हमने बहुत सारी चर्चाएं की। अगर उसमें से आप लोग कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जैसे कि पर्यावरण से संबंधित या उससे अन्य किसी भी जो बातें इसमें समझ में आई हो उससे आप लोग पूछ सकते हो। चाहे वह कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हो या पर्यावरण हो, अपने हाथ उठाकर इससे प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनका हल कैसे करना है, कैसे उससे लड़ना है, हम इसका अध्ययन इस पाठ के माध्यम से कर रहे हैं। ये समस्याएं विश्व की हो जाती हैं, समस्या ऐसी जो पूरे विश्व की हो जाती हैं, तब उसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं कहते हैं। वर्तमान समय में जो कोरोना काल है यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। पूरा विश्व जो इससे परेशान है। तो ऐसी समस्याएं हमारे सामने निरंतर कभी न कभी आती हैं, तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय समस्या कहते हैं। वर्तमान समय में कोरोना काल इसका जीता जागता उदाहरण है, जिससे पूरा विश्व जो है अभी भी लड़ रहा है। आतंकवाद हुआ, यह भी पूरे विश्व स्तर की समस्या है। इस पाठ के माध्यम से इन बातों में प्रकाश डाला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी समस्याएं अधिक हावी हुई हैं।
मानवाधिकार, पर्यावरण और आतंकवाद, ये सारी चीजें पूरे वैश्विक स्तर पर किस तरह से असर डाल रही है, वह जो इस पाठ के माध्यम से हमने, और इसे दूर कैसे किया जाएगा, सभी राष्ट्रों का इसमें सहयोग क्या है, कब कब इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए जो नियम बने उससे पारित किया गया, और जो मनुष्य की जरूरत है, आम जरूरत, रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसी समस्याओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया, क्योंकि कभी कभी प्राकृतिक आपदा के समय ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जहाँ पे जनता को ऐसी समस्याओं से सुरक्षित रखा जाता है, और विश्व स्तर पर उसे हल किया जाता है। जैसा कि अभी वर्तमान समय में कोरोना का समय है, इसलिए बार बार कहता हूं कि सभी बच्चे समझे कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या क्या है, और कैसे इसका हल किया जाता है। तो यहाँ पर अपना पाठ पूरा होता है बच्चों। कुछ प्रश्न करना है तो आप सब कर सकते हो। इसके पहले मैं बोला था कि कुछ भी तुम्हें इस पाठ से संबंधित पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी टॉपिक में से कोई प्रश्न या कोई टॉपिक समझ में आया हो तो आप उससे पूछ सकते हो, अन्यथा हमारा पाठ यहीं पे पूरा होता है।